हेलो स्टूडेंट्स। आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की क्लास में हम कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। सुओ मोटो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द डिपार्टमेंट या प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब करता है, कैसे करता है, क्या प्रोसीजर फॉलो होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। Suo motu cancellation by the department. The proper officer may cancel the registration of a person from such date, including any retrospective date, as he may deem fit where. प्रॉपर ऑफिसर किसी रजिस्टर्ड पर्सन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है उस डेट से या किसी पिछली डेट से जो उसे सही लगती है। उस डेट से वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। वह कहाँ कब कर सकता है, कैसे कर सकता है? A registered person has contravened such provision of the act or the rule made thereunder as may be prescribed. A registered person has contravened. Contravened means होता है उल्लंघन करना। किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या किया है? उल्लंघन किया है किसका? सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल, किसी रूल का या एक्ट का, ऐसे एक्ट का, मेड आर देयर अंडर द एज किस में भी प्रिस्क्राइब्ड। जो रूल क्या दिए गए हैं किसी एक्ट में या किसी रूल में दिए गए हैं, उन रूल का उल्लंघन किया है। वो कौन से प्रोविजंस हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं जिनके उल्लंघन पे रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर देगा? वो है, कौन से हैं? प्रिस्क्राइब्ड कंट्रोवेंशन विच मेक्स अ रजिस्टर्ड पर्सन liable to cancel of a registration. These are: the registered person does not conduct any business from the declared place of business. अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उस पर्सन ने जिस प्लेस पे बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जो उसका प्रिंसिपल प्लेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उस प्लेस से वो बिजनेस नहीं करता है, बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, तो ऐसे पर्सन के रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इशू इनवॉइस बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर। कोई पर्सन ऐसा है जो इनवॉइस तो इशू कर देता है गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई के लिए, लेकिन रियल में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई नहीं करता। मींस गुड्स के केस में गुड्स सप्लाई नहीं करता, सर्विस के केस में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। इस केस में वो किसी ना किसी प्रोविजंस का, लॉ के प्रोविजंस का वायलेट कर रहा है, इसलिए उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है वायलेट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 171 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। वो पर्सन क्या कर रहा है? सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 171 के प्रोविजंस का वायलेशन कर रहा है। अगर ऐसा करता है तो भी उस पर्सन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। अब 171 के प्रोविजंस हैं क्या? सेक्शन 171 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉट प्रॉफिटेरिंग मेजर्स। ये 171 क्या कंटेन करता है? नॉट प्रॉफिटेरिंग मेजर्स को कंटेन करता है। या एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स हैं क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सप्लायर है जो टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करता है और इस टैक्सेबल गुड पे 18% का जीएसटी एप्लीकेबल है। मान लीजिए उसने किसी गुड्स की सप्लाई की जिसकी वैल्यू 10,000 थी। वैल्यू क्या थी? 10,000 थी विदाउट जीएसटी। अब ये पर्सन जब अपने कस्टमर को इनवॉइस इशू करेगा तो उस पर क्या होगा? उस गुड्स की कॉस्ट क्या होगी? 10,000, उस पर जीएसटी लगेगा 18% के रेट से। ठीक है, तो 18% के रेट से सीजीएसटी लगेगा। अगर विद इन द स्टेट किया है तो सीजीएसटी 900 रुपीज़ और एसजीएसटी 900 रुपीज़, टोटल यानी जीएसटी का अमाउंट कितना होगा? 1800 रुपीज़। ठीक है,
वो उस कॉस्ट में 10,000 में 1800 ऐड कर देगा इनवॉइस में, और 11,800 में वो कस्टमर को गुड्स की सप्लाई करेगा। मींस कस्टमर से 11,800 चार्ज करेगा उस गुड्स के बदले, जिसमें 10,000 का वो गुड्स है और 1800 क्या है, जीएसटी का अमाउंट। सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, उस गुड्स पे, उस तरह के गुड्स पे, उस गुड्स पे जीएसटी का रेट डिक्रीज कर दिया। जीएसटी का रेट डिक्रीज कर दिया, मान लीजिए 5% रेट कर दिया। गवर्नमेंट ने 18% पे जो गुड टैक्सेबल था उस रेट को उस रेट को कम करके 5% कर दिया। अब जीएसटी का रेट कम हो जाने की वजह से क्या होना चाहिए, कॉस्ट है गुड्स की क्या 10,000, उस पर जीएसटी क्या लगेगा 5% के रेट पे, यानी 500। तो टोटल कस्टमर से कितना चार्ज किया जाना चाहिए, 10,500 रुपीज। ओके। तो अगर कोई पर्सन रेट के कम होने के बाद भी गुड्स की सप्लाई उसी पुराने रेट पे कर रहा है, यानी कि जो जीएसटी का रेट कम हुआ है उसका बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिल रहा है, इससे एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स कहते हैं। एंटी प्रॉफिटिंग मीन्स प्रॉफिट, एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उस एंटी प्रॉफिटिंग का लाभ जो है, जो प्रॉफिट मिलना चाहिए, प्रॉफिट का जो लाभ कस्टमर को मिलना चाहिए वो कस्टमर को नहीं मिल रहा है। रेट कम होने के बाद भी उसे 11,800 रुपये ही पे करने पड़ रहे हैं। तो इस केस को हम प्रॉफिट का ना मिलना कहेंगे कंज्यूमर को। तो इसके लिए एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स उठाए जाते हैं। इस केस में भी एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स के मेजर्स को लिया गया, तो मेजर्स में क्या किया जा सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है उस पर्सन का जो ऐसा कर रहा है। आप देखते होंगे कई सारे गुड्स ऐसे हैं जिन पे एमआरपी लिखी होती, खासकर एफएमसीजी गुड्स या डेली कंज्यूम में होने वाले गुड्स जो होते हैं उन पे एमआरपी लिखा होता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये एमआरपी क्या होता है, एमआरपी में इंक्लूसिव सभी तरह के टैक्स और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। मींस एमआरपी से ज़्यादा पे कोई गुड्स नहीं बेचा जाता है। मान लीजिए कोई गुड्स था जिसकी एमआरपी थी 100 रुपीज़, ठीक है। उस गुड्स पे उस समय रेट था 18% का, 18% का रेट था और उसकी एमआरपी थी 100 रुपीज़। इसका मतलब है कि 18% का जो जीएसटी है वो इसी 100 में इंक्लूडेड है, जीएसटी भी इंक्लूडेड है, टैक्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने इस पे रेट कम कर दिया, अब इस पे 12% जीएसटी रेट कर दिया। तो अब एमआरपी को क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स थी, एमआरपी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। लेकिन एमआरपी कम नहीं की जाती, एमआरपी उसी रेट पे पहले की जैसे 100 रुपीज़ ही एमआरपी रहती है। तो इस केस में जीएसटी के रेट का कम होना, जीएसटी के अमाउंट से कम हो जाने से कंज्यूमर को तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर वही एमआरपी बनी रहती है तो इस केस में क्या होता है, जो भी डीलर होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, उन्हें अपनी एमआरपी को कम करना पड़ता है, अगर जो है एडजस्ट करना पड़ता है, कम करना पड़ता है अगर रेट कम होता है तो एमआरपी को अगर कम नहीं किया जाता है तो प्रॉफिट कंज्यूमर को नहीं मिलता है। इस प्रॉफिट को कंज्यूमर को ना मिलना, उसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं वो कहते हैं एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स में ये गवर्नमेंट ये एक्शन या प्रॉपर ऑफिसर ये एक्शन ले सकता है कि अगर ऐसा पर्सन करता है, कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं देता टैक्स रेट के कम होने का, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट हैं, वो क्या है, लॉ का उल्लंघन है। लॉ के उल्लंघन पे भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन कंपोजिशन स्कीम डीलर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न्स फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड। कंपोजिशन स्कीम डीलर को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। जीएसटी का रिटर्न क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। अगर कोई कंपोजिशन डीलर ऐसा है जिसने 3 consecutive टैक्स पीरियड यानी 3 क्वार्टर में क्या किया है, रिटर्न नहीं फाइल किया, तो उस पर्सन के रजिस्ट्रेशन को भी प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। इसके बाद है, एनी पर्सन अदर देन अ कंपोजिशन डीलर हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ। ऐसा कोई पर्सन है जो कंपोजिशन डीलर नहीं है, मीन्स एज नॉर्मल नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन,
अगर उस पर्सन ने 6 मंथ तक 6 महीने लगातार अगर अपने रिटर्न जीएसटी के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो उस केस में भी उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। Any person who has taken voluntary registration under Section 3 of Section 25 has commenced business within 6 months, has not commenced business within 6 months from the date of registration। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कराया था। अब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कौन पर्सन कराता है? जो पर्सन सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल नहीं है। अगर वो पर्सन भी रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन कहलाता है। तो वॉलेंट्रीली रजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्ट्रेशन के बाद 6 महीने तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो उसके रजिस्ट्रेशन को भी प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? कैंसिल कर सकता है। लास्ट पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। रजिस्ट्रेशन फ्रॉड करके लिया गया है या इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन में दी गई थी वो विलफुल मिसस्टेटमेंट, जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। मिस सप्रेशन ऑफ फैक्ट, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको सप्रेस किया गया है, जिनको छुपाया गया है। अगर फ्रॉड करके या मिस स्टेटमेंट करके कुछ सूचनाओं को छुपा करके कोई रजिस्ट्रेशन ले लिया गया है और बाद में वो सूचनाएं पता चलती हैं तो प्रॉपर ऑफिसर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर किसी ने फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट फर्जी इंफॉर्मेशन देके रजिस्ट्रेशन कराया है तो प्रॉपर ऑफिसर उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर कब कब रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा? जब किसी प्रोविजंस को क्या किया जाए? उल्लंघन किया जाए। कौन कौन से कंट्रावेंट थे वो? पहला, बिजनेस नहीं स्टार्ट किया जाना, इनवॉइस इशू कर दिया जाना लेकिन कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई ना किया जाना, और प्रॉफिटेरिंग एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स के तहत भी किया जा सकता है। और क्या कैसे किया जा सकता है? अगर पर्सन कंपोजिशन डीलर है, उसने 3 क्वार्टर तक रिटर्न नहीं फाइल किए तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। नॉर्मल डीलर है, 6 महीने तक रिटर्न नहीं फाइल किया तो उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने 6 महीने तक बिजनेस नहीं स्टार्ट किया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर कोई पर्सन फ्रॉड करके रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी। प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले उस रजिस्टर्ड पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपनी बात रखे, कि अपना अपना पक्ष रखे कि क्यों ना उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। इस संबंध में वो अपनी भी पक्ष रखे। मीन्स एक तरफा कार्रवाई प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा नहीं होगी, वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना है उसकी भी बात सुनेगा। उसके बाद है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन फॉर सच पीरियड एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की जो प्रोसीडिंग होगी, जो भी प्रोसीडिंग का टाइम होगा, ड्यूरेशन होगा, कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग हो सकता है 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, 10 दिन लगे या 3 महीने लगे या 2 महीने लगे या 1 महीने लगे। तो जितना भी टाइम उस प्रोसीडिंग में लगता है उस दौरान प्रॉपर ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उस पर्सन के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दे। सस्पेंड करने का राइट भी उसके पास होगा। और सस्पेंशन सस्पेंशन जो है कितने समय के लिए होगा प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा, किस मैनर में होगा वो भी प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा। मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द कैंसिलेशन प्रॉपर ऑफिसर may suspend the registration of the registered person। आगे बात करते हैं द प्रोसीजर फॉर सो मोटो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स जो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो कैसे फॉलो होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैव अ रीजन टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन देन ही विल सेंड अ शोकेस नोटिस
to such person in form GST REG 17। अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास ये एक वैलिड रीजन है कि किसी पर्सन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाना है, तो उस पर्सन को क्या करेगा, वो शो केस एक नोटिस इशू करेगा। नोटिस इशू करेगा, वो नोटिस किस पे होगी, REG 17 पे होगी। REG 17 फॉर्म है, उस पे अप्लाई एक नोटिस इशू करेगा। नोटिस उस पर्सन को मिलेगी। द person must reply in the form REG 19 within 7 days from the date of notice why his registration should not be cancelled। रजिस्ट्रेशन जो इशू, जो इनवॉइस इशू, सॉरी, जो शोकेस नोटिस प्रॉपर ऑफिसर नोट इशू करेगा REG 17 पे, उसका जवाब उस पर्सन को जिसको इशू की गई कब तक करना है, 7 डेज के अंदर करना है। और उस नोटिस पे क्या पूछा जाएगा, कुछ रीजंस पूछे जाएंगे, क्यों क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो क्यों ना कैंसिल किया जाए, उसमें पॉइंट होंगे कि किस कारण से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाना है। उन पॉइंट्स पे आपका क्या विचार है, आप जवाब दीजिए। तो वो पर्सन जो है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए नोटिस मिली है, वो पर्सन 7 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन REG 18 पे रिप्लाई करेगा। जिस डेट को उसको शोकेस नोटिस मिली है, उस डेट से 7 डेज के भीतर। अब उस रिप्लाई से जो REG 18 पे पर्सन के द्वारा प्रॉपर ऑफिसर को दिया गया, इफ द प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई, उस रिप्लाई से अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है, क्या है, अगर यस, हाँ है, सेटिस्फाई है, तो द प्रॉपर ऑफिसर विल ड्रॉप द प्रोसीडिंग एंड पास एन ऑर्डर इन फॉर्म GST REG 20। अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है, तो वो क्या करेगा, अपनी इस कैंसिलेशन प्रोसीडिंग को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, वहीं पे छोड़ देगा, और एक ऑर्डर पास करेगा कि आपका कैंसिलेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। उसके लिए एक REG 20 पे ये एक फॉर्म पे एक ऑर्डर इशू कर देगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर उसकी रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर विल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन एंड इशू एन ऑर्डर इन फॉर्म GST REG 19। अगर प्रॉपर ऑफिसर उसके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं होगा, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है एक ऑर्डर इशू करेगा REG 19 पे कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जा रहा है। कब कब से कैंसिल होगा, द ऑर्डर विल बी सेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई टू द शोकेस नोटिस। जिस डेट को शोकेस नोटिस रिप्लाई मिल गया है, जिस डेट को प्रॉपर ऑफिसर को, उस डेट से 30 डेज के अंदर उस रिप्लाई के बाद वो ऑर्डर इशू कर देगा, या तो ड्रॉप करने का या फिर कैंसिल करने का। ड्रॉप करने का ऑर्डर किस पे होगा, REG 20 पे होगा, और रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का ऑर्डर किस पे होगा, REG 19 पे होगा। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर ध्यान रखना है। अ पर्सन टू होम अ UIN हैज ग्रांटेड अंडर रूल 17 कैनॉट अप्लाई द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। UIN होल्डर, UIN किसको मिलता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सनस को, और उनका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए वैलिड होता है, वो डेट जिस डेट को उन्होंने मेंशन किया है, या फिर 90 डेज व्हिच इज अर्लियर, मींस मैक्सिमम 90 डेज के लिए ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर वो पर्सन फर्दर आगे बिजनेस करना चाहता है, तो 90 डेज के लिए उसे एक्सटेंशन भी मिल जाता है, लेकिन उससे आगे वो एक्सटेंशन नहीं मिलता है। तो UIN होल्डर को कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं करना। यहाँ पे कैंसिलेशन की बात करनी है, वॉलेंट्री कैंसिलेशन के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है जो UIN होल्डर है। उसके बाद है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर द एक्ट फॉर एनी पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के पहले की कोई लाइबिलिटी अगर उस पर्सन के पास है, तो उस पर्सन को कैंसिलेशन के बाद भी वो अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकता है। मींस जिस डेट को कैंसिलेशन हुआ, मान लीजिए किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन 30 जून को कैंसिल हुआ, तो 30 जून के पहले के जितने भी टैक्स ड्यूज हैं, वो उनको पेमेंट कर सकता है कैंसिलेशन के बाद, यानी 30 जून के बाद भी। थर्ड पॉइंट है, द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन
under CGST Act or UTGST Act shall be deemed to be a cancellation of registration under CGST Act. अगर किसी अगर कोई पर्सन जब किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया अगर CGST एक्ट में, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन सॉरी उसका किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन अगर SGST एक्ट या UTGST एक्ट में कैंसिल हो गया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन CGST एक्ट में भी कैंसिल हो गया है। इसे हम क्या कहेंगे, डीम्ड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट। मीन्स CGST एक्ट में कैंसिल, देन इट इज डीम्ड the registration has been cancelled in CGST Act also. Once registration is cancelled by the tax authority, the taxpayer will intimated about the same via SMS and email. जिस पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उसे इसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, वाया एसएमएस मिलेगी और वाया ईमेल मिलेगी। मींस जैसे जिस डेट को रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उस पर्सन के पास एक एसएमएस पहुंच जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन आज की डेट से या जिस भी डेट जो भी डेट उस पर मेंशन होगी उस डेट से आपका डेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। यही सेम इंफॉर्मेशन उस पर्सन को ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगी। The taxpayer would not allowed to file return for the period after the date of cancellation mentioned in the cancellation order. However, he can submit return of the earlier period, that is period before date of cancellation mentioned in the cancellation order for which registration was active. कैंसिलेशन ऑर्डर पे वो डेट मेंशन हो सकती है कि जिस डेट से कैंसिलेशन किया गया है उस डेट के बाद से आप रजिस्ट्रेशन उस डेट से आप किसी भी तरह का टैक्स कोई रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, लेकिन जब तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ था, जब तक रजिस्ट्रेशन एक्टिव था, उस दौरान के जो भी रिटर्न होंगे वो पर्सन फाइल कर सकता है। मीन अगर 30 जून को रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और 30 जून के बाद कोई भी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, लेकिन 30 जून के पहले जो बिजनेस उसने किया है उसके रिटर्न अगर कोई बाकी हैं तो उसको वो बाद में फाइल कर सकता है कैंसिलेशन के बाद भी। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवोकेशन क्या है? व्हाट इज रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन? रिवोकेशन मीन्स द ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ डिसीजन और अ प्रॉमिस। रिवोकेशन का मतलब होता है किसी डिसीजन का ऑफिशियल कैंसिलेशन। मीन्स किसी कोई डिसीजन या कोई ऑर्डर किसी ऑफिस ने इशू किया है, उस ऑर्डर को रिवोक कर देना, उस ऑर्डर को कैंसिल कर देना ही क्या है, रिवोकेशन है। जैसे इसे अगर हम हिंदी में कहें तो किसी ऑर्डर को रद्द कर देना क्या है, रिवोकेशन है। पहले जैसी स्थिति को फिर से बना देना रिवोकेशन कहलाता है। Revocation of cancellation of a registration means the decision to cancel the registration has been reversed. जो डिसीजन लिया गया था रजिस्ट्रेशन का कैंसिल करने का, उस डिसीजन को क्या किया गया, रिवर्स कर दिया गया है। इसे क्या कहेंगे, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द रजिस्ट्रेशन इज स्टिल वैलिड। रजिस्ट्रेशन पहले की तरह ही स्टिल वैलिड रहेगा, वैसे ही वैलिड रहेगा जैसे पहले था। कैंसिलेशन का जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन पहले की तरह वैलिड रहेगा, नॉर्मल एक्टिव रहेगा और वो पर्सन नॉर्मली बिजनेस उसी तरह से कर सकता है उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का यूज करके। तो रिवोकेशन का मतलब है जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उस रजिस्ट्रेशन को, उस कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑर्डर को ही कैंसिल करना रिवोकेशन है। When the revocation of cancellation is applicable, revocation कब applicable होता है? This applicable only when the tax officer has cancelled the registration of a taxable person on his own motion. ये revocation of cancellation of registration applicable होता है तब जब प्रॉपर ऑफिसर ने या टैक्स ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हो, यानी कि रजिस्ट्रेशन सुमोटो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, बाय द डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को रिवोक करने के लिए वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। कब तक कर सकता है? Such taxable person can apply to the officer for revocation of cancellation within 30 days from the date of cancellation order. जिस डेट को कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हुआ है, मान लीजिए 30 जून को, तो 30 जून के बाद 30 डेज यानी 30 जुलाई तक
वो पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, अपने इस कैंसिलेशन को रद्द करने के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? A registered person can submit an application for revocation of cancellation in Form GST REG 21 if his registration has been cancelled suo motu by the proper officer। मीन्स अगर प्रॉपर ऑफिसर ने किसी पर्सन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है तो उसके पास वो इस इस रजिस्ट्रेशन का रिवोकेट करने के लिए रिवोकेशन के लिए REG 21 फॉर्म पे अप्लाई कर सकता है। कब तक कर सकता है? सबमिट विद इन 30 डेज। 30 डेज में वो REG 21 अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और कहाँ करेगा? कॉमन पोर्टल यानी जीएसटी पोर्टल पे ही जा करके, GSTIN पोर्टल पे जा करके वो जिस डेट को कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन उसके 30 दिन के भीतर REG 21 से अप्लाई कर सकता है। If the proper officer is satisfied, he can revoke the cancellation of the registration by an order in form of REG 22 within 30 days from the date of receipt of application. And the reason for revocation of cancellation of registration must be recorded in writing. जो एप्लीकेशन रिवोकेशन को रिवोकेट करने के लिए जो एप्लीकेशन उस एप्लीकेंट ने डाला है, अगर प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाई होता है तो वो क्या करेगा? REG 22 फॉर्म पे एक ऑर्डर इशू करेगा 30 दिन के अंदर। और उस ऑर्डर के तहत क्या होगा? उसमें लिखा होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया था वो रद्द किया जाता है और आपका रजिस्ट्रेशन पहले की तरह वैलिड है, एक्टिव है, अब आप बिजनेस कर सकते हैं। तो पहले की तरह रजिस्ट्रेशन को एक्टिव करने का ऑर्डर किस पे होगा? REG 22 पे होगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो। लेकिन अगर इफ द proper officer can reject the application for revocation by order in a form REG 5 and communicate the same to the applicant। प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन का जो एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट किस फॉर्म पे करेगा? REG 5 पे करेगा। REG 5 पे एक ऑर्डर इशू करेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है जो आपने रिवोकेशन के संबंध में डाला है इसको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये रिजेक्शन बिना उस पर्सन का पक्ष सुने नहीं किया जाएगा। बिफोर रिजेक्टिंग, रिजेक्ट करने के पहले प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? द प्रॉपर ऑफिसर मस्ट इशू अ शो केस नोटिस फॉर्म GST REG 23 फॉर द एप्लीकेंट टू शो व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड। एक शो केस नोटिस इशू करेगा रिजेक्ट करने के पहले प्रॉपर ऑफिसर। शो केस नोटिस किस फॉर्म पे होगी? REG 23 पे होगी। REG 23 पे एक नोटिस इशू करेगा और उस नोटिस में ये मेंशन होगा कि क्यों ना आपका ये जो एप्लीकेशन है इसे कैंसिल रद्द रिजेक्ट कर दिया जाए। अब इस नोटिस का रिप्लाई करने का टाइम उस पर्सन के पास क्या होगा? 7 डेज का होगा। 7 डेज में वो रिप्लाई करेगा और किस फॉर्म पे करेगा? REG 24 पे अप्लाई REG 24 फॉर्म पे वो रिप्लाई करेगा प्रॉपर ऑफिसर को। तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस जो इशू करेगा उस फॉर्म पे किस फॉर्म पे करेगा? REG 23 पे करेगा। पर्सन रिप्लाई 7 वर्किंग डेज में किस फॉर्म पे करेगा? REG 24 पे करेगा। अब जब REG 24 प्रॉपर ऑफिसर को मिल जाएगा उस डेट से 30 दिन के अंदर वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? डिसीजन ले लेगा करना क्या है। वो या तो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा और जो कैंसिलेशन हुआ है उसको रद्द कर देगा और जीएसटी नंबर पहले की तरह एक्टिव कर देगा, या फिर वो इस एप्लीकेशन को जो रिवोकेशन के लिए फाइल किया है पर्सन ने उसको रिजेक्ट कर देगा। और ये सब कब करेगा? विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिप्लाई ऑफ द सेड शोकेस नोटिस। जो शोकेस नोटिस दी थी उसने उसके रिप्लाई के 30 दिन के अंदर ये काम कर देगा। तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि अगर पर्सन का किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो 30 दिन के अंदर वो क्या करे? अप्लाई करे। 30 दिन के अंदर किस फॉर्म पे करे? REG 21 पे अप्लाई करे। ठीक है। 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अप्लाई करने के बाद ये प्रॉपर ऑफिसर उस फॉर्म को देखेगा। उसके पास 30 दिन का टाइम है। और जो कैंसिलेशन हुआ है उसको
वो या तो क्या करेगा, अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर को रद्द कर देगा और रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कर देगा, या फिर एक नोटिस इशू करेगा। नोटिस किस फॉर्म पे होगी, REG 23 पे होगी। ठीक है, नोटिस उस पर्सन के पास पहुंचेगी, 7 डेज के अंदर उसको रिप्लाई करना है। किस फॉर्म पे करना है, REG 24 पे करना है। REG 24 जब मिल जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास 30 डेज का टाइम होगा कि वो डिसीजन करे कि जो रिप्लाई है, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है और वो उससे सेटिस्फाई है तो वो क्या करेगा, डिसीजन करेगा कि रजिस्ट्रेशन पहले की तरह एक्टिव कर दिया जाए, यानी कैंसिलेशन को रद्द कर दिया जाए, या फिर ये जो एप्लीकेशन आया है इसको ही रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये डिसीजन जो है प्रॉपर ऑफिसर करेगा। तो इस तरीके से रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि application for revocation cannot be filed if registration has been cancelled because of the failure to the file return. Application for revocation cannot be filed. जो रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता, बिकॉज ऑफ फेल्योर ऑफ रिटर्न, मीन्स कि अगर किसी प्रॉपर ऑफिसर ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन का रजिस्ट्रेशन इस कारण से कैंसिल किया है कि उस पर्सन ने रिटर्न नहीं फाइल किए। रिटर्न नहीं फाइल किए, हमने कहा था कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना, उसने लगातार 3 क्वार्टर रिटर्न नहीं फाइल किए। ठीक है, नॉर्मल डीलर को मंथली रिटर्न फाइल करना है, उसने 6 महीने तक लगातार रिटर्न नहीं फाइल किया। अगर ये रिटर्न ना फाइल करने की वजह से किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल किया है तो वो पर्सन रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता, सच रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड along with the payment of all dues of tax, interest and penalty। वो सारे रिटर्न जब तक कि फर्निश ना कर दिए जाएं, पहले क्या करना पड़ेगा पर्सन को, जो रीजन था कैंसिलेशन का, यानी कि रिटर्न नहीं फाइल किया तो पहले रिटर्न फाइल कर दे, टैक्स अगर कोई है तो टैक्स जमा कर दे, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने कोई पेनाल्टी लगाई तो वो भी जमा कर दे, कोई इंटरेस्ट लगाया तो वो भी जमा कर दे। मीन्स रिटर्न फाइल करे, टैक्स जमा करे, पेनाल्टी जमा करे, इंटरेस्ट का अमाउंट जो भी लगा वो जमा करे। ये सारा कर देने के बाद ही वो पर्सन रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किस वजह से कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन, रिटर्न ना फाइल करने की वजह से, तो उस केस में जब तक ये सारी चीजें नहीं कर ली जाएंगी तब तक रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता कोई पर्सन। तो सो मोटो कैंसिलेशन क्या है और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, आज हमने इसमें ये चीजें देखी हैं। तो आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।